Class 10 Economics Chapter 4 Globalization and the Indian Economy. What is globalization? Globalization किसको बोलते हैं? Most regions of the world are getting increasingly interconnected, while this interconnectedness across the countries has many dimensions: cultural, political, social, economic. This chapter looks at globalization in a more limited sense. It defines globalization as the integration between countries through foreign trade and foreign investments by मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो इस पूरे ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि हम एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कैसे कनेक्ट होती है, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न क्या हो सकता है? या तो कल्चरल हो सकता है, मीन्स सांस्कृतिक होना चाहिए, हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ का कोई म्यूज़िकल ग्रुप दुबई में, यूएसए में, चाहे जापान में जाके प्रोग्राम करता है, तो क्या हो रहा है? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। पॉलिटिकल, कोई भी व्यक्ति जो है बाहर जाके पॉलिटिक्स कर रहा है, और चाहे कोई इंडिया का पॉलिटिकल लीडर है जिसका वर्ल्ड लेवल पे सभी लोग जानते हैं, तो क्या हो गया? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। एंड सोशल, इकोनॉमिक, बट सबसे मेन ग्लोबलाइजेशन का रीज़न है वो है ट्रेड। ठीक है, और ट्रेड किसके द्वारा होता है? एमएनसी। जो इसमें लिखा है एमएनसी, एमएनसी का फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये जो एमएनसीज होते हैं वही एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस करते हैं, और इस तरह वो ट्रेड के माध्यम से एक दूसरे कंट्री को इंटरकनेक्टेड करते हैं और एक दूसरे कंट्री को लिंक करते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सेवरल फैक्टर्स। 3 ऑफ दिस हैव बीन हाईलाइटेड। अभी अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि ग्लोबलाइजेशन का जो ग्लोबलाइजेशन है उस पे मतलब कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, तो उसका फैक्टर्स क्या है? एक तो रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एंड प्रेशर्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सेवरल फैक्टर, यानी ग्लोबलाइजेशन होने का रीज़न क्या क्या है? बहुत सारे रीज़न है, बस इन रीज़न में ये जो 3 फैक्टर्स हमने लिखा हुआ है इसमें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Okay, the call for fairer globalization has been given among others by the International Labour Organization। और इसमें ग्लोबलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 2 वर्ड आया है, WTO और ILO। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन का जो डिफिनीशन है आपको ये याद करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल ग्लोबलाइजेशन। तो और क्वेश्चन आ जाता है कि विच आर द थिंग्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, तो योर आंसर विल बी MNC। MNC मीन्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। More and more goods and services, investments and technology are moving between countries. Most regions of the world are closer contact with each other than few decades back. People usually move from one country to another in search of better income, better jobs and better education. In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शन। उसका जो रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग अच्छे जॉब के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए जाते हैं, जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। और कुछ सालों से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा हुआ है, बट उसका जो स्पीड है पहले काफ़ी 10 ईयर्स पहले से उसका स्पीड कम हो रखा है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय द सेवरल फैक्टर्स, इसको मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, और ये भी हो गया।
अब क्या करना, इंटर लिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। अब व्हाट इज द इंटर लिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री? इन अ जनरल एमएनसीज set up production where it is close to the market, where there is a skilled and unskilled labor available at low cost, and where the availability of other factors of production is assured। अभी जो एमएनसी है वो कहाँ पे प्रोडक्शन करेगी, कहाँ कौन सी कंट्री में करेगी, जहाँ पे उसको मतलब सस्ते दाम पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिल जाएंगे और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, जहाँ पे वो लो कॉस्ट यानी कम पैसे लगा के ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकती है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये क्या है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, गारमेंट्स कपड़े का, फुटवेयर जो जूते चप्पल का होता है, स्पोर्ट्स आइटम्स एंड एग्जाम्पल ऑफ, ये जो एग्जाम्पल किसके किसके हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री के हैं। द producers the product are supplied to the MNCs which then sell these under their own brand names to the कस्टमर। क्या होता है कि जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते हैं वो उनके सामान एमएनसी खरीद लेता है और एमएनसी खरीद करके उस पर अपना ब्रांड दे देता है यानी अपना नाम दे देता है और उसको सेल करता है। और उसके पास लिखा है कि दिस लार्ज एमएनसी हैज़ ट्रेमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन फॉर दिस डिस्टेंस प्रोड्यूसर। और जो एमएनसी होती है उनके पास इतना पावर होता है, उनके पास ट्रेड करने का इतना पावर होता है कि वो किसी भी सामान की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और उसका डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, लेबर कंडीशन मतलब लेबर का जो जॉब कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है कि नहीं करना है, वो सब सारे डिसीजन उनके हैंड में होता है और उस पर वो डिसीजन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है वुमेन एट होम इन लुधियाना मेकिंग फुटबॉल फॉर ए लार्ज एमएनसीज। अभी ये देखिए गांव में कुछ जो फीमेल्स हैं वो फुटबॉल्स बना रही हैं, वो अपने हैंड से फुटबॉल बना रही हैं और ये फुटबॉल जब किसी बड़े कंपनी में जाता है तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, इस पे अपना ब्रांड का नाम दे देते हैं और वो अपने हिसाब से अपने रेट से उसको बेचते हैं। फॉर एग्जांपल इनको 200 देंगे, बट जैसे ही इस पे अपना ब्रांड का नाम देंगे ये 200 से सीधे 1000 हो जाता है। तो इस तरह एमएनसीज काम करती है। We see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production। तो हमने देखा कि एमएनसी अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाती है, कैसे बढ़ाती है कि वो छोटे छोटे कंपनियों को खरीद लेती है, छोटे छोटे फैक्ट्री को खरीद लेती है और बहुत दूर दूर से कनेक्शन बनाती है जहाँ से सामान उसके पास आ जाए। जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखा कि लुधियाना से कैसे फुटबॉल आ रहा है और वो लोग वहाँ से उनको सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कैसे वहाँ मतलब एमएनसी अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाती है। इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब में यानी पूरे वर्ल्ड में वो कंट्री में जाके छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनके साथ कनेक्शन बनाती है बाय सेटिंग अवे पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। और जो वहाँ की लोकल कंपनीज होती हैं उनके साथ वो अपना पार्टनरशिप जो डेवलप कर लेते हैं। and for supply by the closely competing with the local companies or buying them, या तो उनके साथ कंपटीशन करते हैं या तो कंपीटिंग करते हैं या तो उस कंपनी को ही खरीद लेते हैं। MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked। तो हमने देखा कि कैसे MNC अपना काम करती है और दूसरे कंपनियों के साथ इंटरलिंक करती है, दूसरे कंट्री के साथ इंटरलिंक करती है और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है और अपने बेनिफिट को बढ़ाती है। फोर्ड मोटर्स, अभी एक एमएनसी का एग्जांपल है। फोर्ड मोटर एंड ए अमेरिकन कंपनीज इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विद प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमने यहाँ देखा 26 कंट्री में इनिशियल में जो फोर्ड मोटर है 26 कंट्री में 1995 में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 1700 करोड़ टू सेटअप ए लार्ज प्लांट नियर और चेन्नई 1700 करोड़ रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया चेन्नई में एक प्लांट सेटअप करने के लिए। दिस वाज डन इन द कोलैबोरेशन विद, और एक क्यों अकेले उन्होंने नहीं किया, कोलैबोरेशन विद द महिंद्रा एंड
महिंद्रा किसके साथ कोलैबोरेशन किया उन्होंने? महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर जीप्स एंड ट्रक, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कंपनी है जो जीप्स और ट्रक बनाती है, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया। एंड फोर्ड मोटर्स वाज सेलिंग 27,000 cars in Indian market while 24,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico and ब्राज़ील। तो ये देखा कि कैसे फोर्ड मोटर इंडिया में आती है, अपनी कंपनी को डेवलप करती है, कोलैबोरेशन करती है इंडियन कंपनी के साथ और बिजनेस फैलाती है पूरे ग्लोब में। इवन वो यहाँ से एक्सपोर्ट के भी काम करने लगती है। इट मीन्स महिंद्रा एंड महिंद्रा कभी उससे पहले जीप और ट्रक को बाहर कंट्री में नहीं बेचता था, बट जब टाटा जो फोर्ड मोटर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन किया तो उसने 24,000 कार जो है उन्होंने ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको में भेजा। तो इस तरह से जो एमएनसी है पूरे ग्लोब लेवल पे काम करना स्टार्ट करती है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। और फॉरेन ट्रेड क्या है और एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, यानी मार्केट को जो पावरफुल बनाते हैं और जो विदेशी व्यापार क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। जो हमारा ये कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कनेक्शन होता है उसका रीज़न क्या है? सिर्फ ट्रेड है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? ड्यू टू ट्रेड। इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज सच एज ईस्ट इंडिया कंपनी। और एग्जांपल है, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 एडी में आई थी और उसका रीज़न क्या था? सिर्फ ट्रेड था। और उस समय से ग्लोबलाइजेशन का जो है काम शुरू हुआ था और आज के डेट में तो बिल्कुल ही पूरे मतलब वर्ल्ड में फैल चुका है। फॉरेन ट्रेड thus result in the connecting the markets or integration of the markets in different countries। जो फॉरेन ट्रेड है अभी क्या हो रहा है? पूरे मार्केट इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट इन डिफरेंट कंट्री, और डिफरेंट कंट्री में जो फॉरेन ट्रेड है बढ़ता जा रहा है और मार्केट एक मार्केट दूसरे मार्केट के साथ कनेक्टिंग होते हुए ये इंटीग्रेशन मतलब ऐसा लगता है कि सारा वर्ल्ड जो है एक जैसा हो गया और सारे मार्केट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। अभी हम आपको चाइनीज़ टॉयज़ और इंडिया के बारे में बताएंगे कि कैसे चाइनीज़ टॉयज़ इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और कैसे इंडिया के सारे टॉयज़ वाले बिजनेस को बिल्कुल समाप्त कर देता है और चाइनीज़ को कितना प्रॉफिट होता है और इंडियन इकोनॉमी को कितना लॉस होता है। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज़ टू इंडिया। उन्होंने क्या किया? जो चाइनीज़ कंपनी थे, जो चाइनीज़ टॉयज़ लोग बनाते थे चाइना में, उन्होंने क्या किया कि कम इंडिया के मार्केट में देखा कि क्या सिचुएशन है और सिचुएशन को देखने के बाद देखा कि ये वेयर टॉयज़ आर सोल्ड एट हाई प्राइस। देखा कि इंडिया में जो टॉयज़ हैं बहुत हाई प्राइस पे बिक रहे हैं। उन्होंने क्या किया? अपने टॉयज़ को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड बायर इन इंडिया now have the option of choosing between Indian and Chinese toys because of the cheaper price and new design. Chinese toys become more popular in the Indian markets. Within a year 17 to 80% of the toys shops have replaced Indian toys with Chinese toys. Toys are now cheaper in the Indian market than the earlier। अभी देखिए कैसे चाइनीज अपनी कंपनी के माध्यम से इंडियन मार्केट में टॉयज़ को एक्सपोर्ट करता है और धीरे धीरे हर 70 to 80% जो टॉयज़ हैं वो टॉयज़ शॉप किसके हो जाते हैं? चाइनीज़ के हो जाते हैं। और इसके वजह से कंपटीशन बढ़ता है और उस कंपटीशन के वजह से इंडियन जो टॉयज़ बहुत महंगे होते हैं वो भी जो है चीप हो जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ा, इंडियन इकोनॉमी को लॉस हुआ और दूसरे कंट्री को उससे फ़ायदा भी हुआ। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, इनेबल कर रहे हैं, यानी जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके होने के फैक्टर कौन कौन से हैं? तो हम इसमें पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? टेक्नोलॉजी। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इज द मेन फैक्टर ऑफ globalization. For instance, the past 50 years have been seen several improvements
इन द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, तो क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी। अगर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो क्या होगा, डिलीवरी, फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कास्ट। मीट मीन्स कि अगर बहुत दूर तक कोई डिलीवरी करना है तो बहुत कम दाम पे ही वो सामान वहाँ पहुँच जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया से एप्पल यूएसए में भेजना चाहते हैं तो आज का जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है उसके वजह से आज जो उसका एक्सपोर्टेशन चार्ज है बहुत कम पैसे में ही वो इंडिया से कहाँ पहुँच जाएगा, अमेरिका में पहुँच जाएगा। इसके वजह से भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है बहुत तेज़ी से, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, अभी क्या होता है कि कंटेनर्स यूज होता है गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी जो सामान है उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंटेनर यूज होता है। अब कंटेनर क्या होता है, कंटेनर एक बहुत बड़ा जैसे बॉक्स टाइप होता है। जैसे आप एक छोटे बॉक्स देखे होंगे तो उसमें कम से कम 15-20 बॉक्स एक कंटेनर में आ जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि एक कंटेनर में बहुत सारा सामान भर के और शिप से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाता है, जिसकी वजह से बहुत कम दाम पे ही बहुत सारा सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाता है। एंड और क्या, यूजिंग आईटी एंड या इन ग्लोबलाइजेशन, और आप देख ही रहे हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट है, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो हर जगह ड्यू टू आईटी ऑफ एवरी कंट्री इज कनेक्टेड विथ ईच कंट्री। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करता है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अब ये क्या है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ सामान चाहिए और उस पर कुछ मैं बाउंडेशन लगा देता हूँ तो हो गया रिस्ट्रिक्शन, लेकिन अगर मैं उसके बाउंडेशन को हटा देता हूँ तो होता है लिबरलाइजेशन। तो ऐसे ही जब कई कंट्री बिजनेस करती है तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, कुछ उनके ऊपर बैरियर्स होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। उस रिस्ट्रिक्शन को अगर उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाता है, अगर हटा दिया जाता है तो बिजनेस करने में काफ़ी आसानी हो जाता है। तो जो बिजनेस करने में आसानी होता है और जो गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है उस फैसिलिटीज़ को ही हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। तो अब इसको हम कैसे देखते हैं कि टैक्स ऑन इंपोर्ट्स क्या होता है, जब सामान किसी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में खरीदा जाता है, और एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हम अपने कंट्री से किसी सामान को दूसरे कंट्री में सेल करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। तो लेकिन जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी कंट्री कुछ टैक्सेस लगाती है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ए बैरियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज़ बैरियर, ट्रेड बैरियर, तो आप बोलोगे टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स is called trade barriers because some restriction has been set up by the government. Government can use trade barriers to increase or decrease, regulate foreign trade, and to decide what kinds of good and how much of each should come into the country. And removing barriers of restrictions set by the government is what is known as लिबरलाइजेशन। तो मैंने आपको यही बताया कि जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है तो उसके लिए कुछ पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाती है, जिसके वजह से उस पर टैक्सेस लगाया जाता है, और उस टैक्सेस को ही हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स। और जब उस ट्रेड बैरियर्स को और उस रिस्ट्रिक्शन को अगर गवर्नमेंट हटा देता है तो उसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है। व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसको मैं बोल रहा था WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट मैंने बताया था, वर्ल्ड WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। अब इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा। वी हैव सीन दैट the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. These organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful. अभी WTO का देखिए, WTO का मैं मेन बात बता देता हूँ समझाने के लिए। WTO का काम है कि दूसरे कंट्री के ऊपर प्रेशर बनाना, कि ऐसा प्रेशर बनाना कि अगर कोई ग्लोबल कंपनी, इट मीन्स MNC किसी कंट्री में अपना बिजनेस करने जाती है तो उस कंट्री को ऐसी पॉलिसी बनाना है जिसके वजह से MNC को फ़ायदा हो। इट मीन्स
कंपनी को फ़ायदा हो, उसके लिए WTO काम करती है। WTO इसलिए काम करती है ताकि पूरे वर्ल्ड में व्यापार किया जा सके और बहुत इजी तरीके से किया जा सके, जिसमें कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। इनके कहने का मतलब क्या है कि जितना भी बैरियर ट्रेड उस कंपनी के ऊपर लगाया जाता है सब उनके लिए हार्मफुल होता है। देयर शुड बी नो बैरियर्स। उनका कहना है, WTO का कहना है कि कोई बैरियर नहीं होना चाहिए जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। WTO क्या बोलता है कि ट्रेड जो दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है वो फ्री होना चाहिए, उस पर कोई टैक्सेस नहीं होना चाहिए। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी। और उनके कहने का मतलब है कि सारी कंट्री ग्लोबलाइजेशन के ऊपर लिबरल होना चाहिए। इट मीन्स उस पर ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाना चाहिए। बट WTO अगर ऐसा बोलती है और टैक्सेस नहीं लगाएंगे तो हमारे कंट्री को इकोनॉमी में कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज़ टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इनका क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको अच्छे से चलाने के लिए सोचते हैं, बिल्कुल लिबरलाइज होते हैं। उनके प्रति इनका जो रुख होता है, जो रवैया होता है, बहुत नरम होता है। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, WTO एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सी दैट दीज रूल्स आर ओबेड। ये क्या करते हैं कि बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाते हैं और दूसरे कंट्री पे इम्पोज करते हैं, और ये भी देखते हैं कि उस कंट्री के उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो WTO द्वारा बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है कि नहीं करती है। अगर नहीं फॉलो करती है तो उनको वो इंटीमेशन देते हैं, नोटिस देते हैं कि आप ऐसा फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। अब क्या है कि एज पर 2006 के अनुसार जो डाटा है, 150 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर द करेंटली मेंबर ऑफ WTO। तो एग्जाम में आपके आ सकता है कि हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर द मेंबर ऑफ WTO, तो आपका आंसर होगा 150। और ये 2006 के अनुसार है क्योंकि NCERT बुक में 2006 दिया हुआ है। दो WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, in practice it is seen that developed countries have unfairly retained trade barriers. On the other hand, WTO rules have forced to developing countries। अब देखो इसमें यही दिया था कि WTO चाहता है कि जो ट्रेड है उस पर लिबरलाइज हो, यानी उस पर टैक्सेज नहीं लगाया जाए और ये ग्लोबलाइजेशन जो भी ट्रेड हो रहा है वो फ्री हो। बट यहाँ पे फेयर काम नहीं करते क्योंकि WTO जो 150 कंट्रीज़ हैं, जो हमने दिखाया था कि 150 कंट्री हैं, तो इसमें जो पावरफुल कंट्री हैं उस पर WTO पे उनका ज़्यादा अधिकार है। तो WTO उनको उनके फ़ायदा को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाता है। तो उनको पॉलिसी जब बनाता है तो ये क्या करता है, डेवलप्ड कंट्री के बारे में वो पॉलिसी ऐसा नहीं बनाता है, बट डेवलपिंग कंट्री के ऊपर ज़्यादा फोर्स करता है कि आप जो ट्रेड है उसको फ्री करो। बट डेवलप्ड कंट्री के लिए ये नहीं करता है, जो कि अनफेयर है, जो गलत तरीका है WTO का। उसके लिए लोग समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो जो इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है उसको बारे में पढ़ेंगे। MNC हैव इंक्रीज्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 15 years, विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम। देखो पिछले 15 सालों में देखा गया है कि हर कंट्री के, यानी बहुत सारे कंट्री के MNC जो है इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए उन्होंने इंडिया में अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं। MNC हैव बीन इंटरेस्टेड इन द इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन। अभी देखा जाए तो कौन कौन से सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्ट करा है, सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड एंड सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। जो शहरी एरिया है वहाँ पे इन्होंने बैंकिंग में किया है, फास्ट फूड में किया है। तो ये सब सारे सेक्टर हैं जहाँ पे MNC ने इन्वेस्ट किया है। लास्ट के 15 सालों में बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है। दिस प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ buyers in these industries and services. New jobs have been created. Also, local companies supplying raw material etc. to these industrial have prospered. अब ये देखा गया है कि 15 सालों में हम इसमें पूरा ये देखा गया कि 15 सालों में बहुत सारे MNC यानी फॉरेन ट्रेड हमारे इंडिया में डेवलप हुआ है और उसका सेक्टर रहा है ये जो मैंने अभी बताया। और इससे फ़ायदा क्या क्या हुआ, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये सब सारे जो इफ़ेक्ट है इंडिया इकोनॉमी पे हुआ है और इंडिया में रहने वाले लोगों के ऊपर हुआ है और इंडिया में जो ऑलरेडी इंडस्ट्री थी उनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट हुआ है।
स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखा हमने कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी जब विदेशी लोग हमारे कंट्री में आके व्यापार करते हैं तो हमको रेवेन्यू भी मिलता है। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए कि बहुत सारे एमएनसी इंडिया में आए और अपना बिजनेस स्टार्ट करें, इसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके वजह से जो फॉरेन लोगों इन्वेस्ट करें और उनका अट्रैक्शन बढ़े। तो इसके लिए इंडिया ने क्या क्या किया है? इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो जो इन्होंने क्या स्टेप लिया? इंडस्ट्रियल जोन कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडिया ने क्या किया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है सेज। सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर फुल फॉर्म आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेज, तो सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब हमको ये क्वेश्चन आता है कि सेज बोलते किसको हैं? तो सेज किसको बोलते हैं? सेज आर हैव अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। जो भी एरिया सेज में आता है वहाँ पे वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज होती है। वर्ल्ड क्लास की मतलब वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं होती है। उस सुविधा में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स, वाटर 24 आवर्स, रोड बहुत अच्छे रहेंगे, हाईवे रहेंगे, बहुत सारे उसमें लेंस रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, बहुत फास्ट ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, स्टोरेज का सुविधा रहेगा, रिक्रेशनल मतलब स्विमिंग पूल हो गया, ग्राउंड हो गया, पार्क हो गया, एंड आपको थिएटर्स हो गए मूवी देखने के लिए। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ रहेंगे, जैसे एजुकेशनल फैसिलिटी में वहाँ यूनिवर्सिटीज़ रहेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा, मेडिकल कॉलेज रहेगा, ये सब सारे फैसिलिटी वहाँ पे जानबूझ कर डेवलप किया जाता है। और कंपनी हु सेट अप द प्रोडक्शन इन यूनिट सेज डू नॉट पे द टैक्सेस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये आप इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स याद करना है कि जब भी कोई कंपनी सेट करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो उसके वो जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उसके शुरू के 5 साल में उसको उसके लिए कोई टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब स्टेप्स किस लिए लिया जाता है? कि ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया के लिए अट्रैक्ट हो, उनका आकर्षण बढ़े इंडिया में व्यापार करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ आल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज एंड अट्रैक्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और क्या करती है गवर्नमेंट ने? क्या किया? लेबर लॉ में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाई है जिसको उनको कम दाम पे लेबर इजिली अवेलेबल हो जाए कंपनी को, सो दैट यहाँ पे वो आके काम कर सकें। सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। और जो कंपटीशन बढ़ा हुआ है मार्केट में उससे सेवरल टॉप इंडियन कंपनी को भी बहुत फ़ायदे हुए हैं। Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as a multinational themselves। अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे इंडियन की जो कंपनी है वो भी ग्लोबलाइजेशन उनका भी हुआ है और वो अपना जो ट्रेड है बाहर यानी विदेशों में भी करना स्टार्ट कर दिया। और एग्जांपल में कौन कौन है? टाटा मोटर्स, ऑटोमोबाइल्स, इन्फोसिस आईटी, रेनबैक्सी मेडिसिन, एशियन पेंट्स और सुंदरम फास्टेनर्स, नट एंड बोल्ट्स आर द सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। अगर आपको पूछा जाए कि हमारे इंडिया के कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वाइड पे ट्रेड करती हैं यानी वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड करती हैं, तो ये सारे एग्जांपल आपको टाटा मोटर से लेके इन्फोसिस, रैनबैक्सी और एशियन पेंट, ये सारे एग्जांपल आप उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। बट इसके वजह से ग्लोबलाइजेशन के वजह से क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ा है और एम्प्लॉयमेंट का अनसर्टेनिटी हो गया। कैसे बढ़ा हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज्ड द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स फेस्ड विद द ग्रोइंग कंपटीशन। Most employers these days prefer to employ workers flexibly. This means that workers' jobs are no longer secure. While this competition among the garment exporters has allowed the MNCs to make large profits, workers are denied their fair share of benefit brought about by globalization। अब इसमें हमने हमने देखा इसमें कि जो कैसे कंपनी है कैसे बेनिफिट कमाती है। अभी जैसे मान लीजिए कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ने के बाद उसमें क्या होता है कि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो उसमें क्या होगी? जो कंपनी चाहेगी कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो उसमें क्या करेगी? लो कास्ट वाले लेबर को लेगी। और मान लीजिए हाई कास्ट वाले लेबर को उन्होंने गलती से रख भी लिया, तो जैसे उसके पास लो कास्ट की लेबर मिलेगी वो हाई कास्ट के लेबर को निकाल देंगे। तो उससे क्या होगा? जॉब्स आर नॉट लॉन्गर सिक्योर। उसके वजह से उनका जॉब जो है सिक्योर नहीं है। दूसरा, कंपनी को जितना भी बेनिफिट मिलता है उस बेनिफिट में जितना हिस्सेदारी एक लेबर्स को मिलना चाहिए वो हिस्सेदारी उन लेबरों को जो वर्कर्स होते हैं उनको नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन डेवलप हो चुका है कंट्री के अंदर। द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन।
अब हमने पहले पढ़ा था कि कैसे WTO जो काम करती है वो अनफेयर काम करती है। उनका जो सोच है, उनका सोच है डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग सोच है, डेवलप्ड कंट्री के लिए अलग सोच है। तो उसके लिए स्ट्रगल हो रहा है। वो स्ट्रगल कैसे हो रहा है? द एबो एविडेंस इंडिकेट्स दैट नो एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, सभी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ ग्रुप को फ़ायदा हो रहा है बट कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। पीपल विथ एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी। अब जिसके पास एजुकेशन है, स्किल है, धन है, वो तो अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बट ऑन अदर हैंड बट क्या है, देयर आर मेनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बेनिफिट को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसमें किसकी गलती है? WTO की जो पॉलिसी है उसकी गलती है, और जो कंट्री पॉलिसी बनाती है उसकी गलती है। इट कैन निगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। अगर WTO फेयर मतलब अच्छा रूल बनाता है, सबके लिए समान रूल बनाता है, तो इसमें सभी को फ़ायदा हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि मूवमेंट करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तब जाकर WTO कुछ करता है। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमने देखा था कि डेवलप्ड कंट्री का डोमिनेशन किसके ऊपर है? WTO के ऊपर है, जिसकी वजह से WTO ऐसे पॉलिसी बनाता है जिससे उस डेवलप्ड कंट्री को फ़ायदा हो, और डेवलप्ड कंट्री के जो MNC हैं, जो उनके ट्रेड करने वाले लोग हैं, उनको फ़ायदा हो। ठीक है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स the massive campaigns and the representation by the people's organization have influenced important decisions relating to trade and investment at the WTO. This has demonstrated that people can play the important role in the struggle and फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। आपने इस पिक्चर में देखा है कि डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट WTO इन हांगकांग 2005। 2005 में हांगकांग में WTO के अगेंस्ट में डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था, यानी आंदोलन हुआ था। इट मीन्स कि जो जनता है, देश की जनता, अगर मान लीजिए हमारे जो कंट्री है उसका गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे WTO अच्छा रूल और रेगुलेशन बनाए, जिससे लेबर को चाहे हमारे कंट्री को फ़ायदा हो, तो उस केस में कंट्री के जो सिटीजन हैं वो WTO के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, और उस आवाज़ उठाने से WTO को पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ सकती है। और बहुत बार ऐसे हुआ है कि जो जनता का प्रेशर होता है, पीपल का प्रेशर होता है, उसकी वजह से WTO अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाता है। तो अभी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया और हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन के बाद हमने ये देखा कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट कैसे है, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुआ था, ग्लोबलाइजेशन से इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे इंडियन मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ा, ग्लोबलाइजेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है, WTO क्या है, ILO क्या है, MNCs क्या है, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ा। और इसको आप रिपीट कर लीजिएगा, और जिस नोट बनाना होगा तो नोट बना लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।